वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब चैनल्स में जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सभी को बहुत अच्छे से आप लोगों ने सराहा है। सभी के बहुत अच्छे कमेंट रहे हैं, है ना। उन कमेंटों के चलते मैं लगातार मोटिवेट होता रहता हूँ और आपके इस मोटिवेशन से लगातार जो हमारी क्लास है उस क्लास में लगातार अपडेट देखने को आपको मिलता रहेगा, है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही लगातार हमें मिलता रहे और जहाँ तक हो सके हमारे इस चैनल को आप लोग बहुत शेयर कीजिएगा ताकि इन सभी चीज़ों को बहुत सारे लोग सीख सकें, जान सकें, है ना। क्योंकि आपको पता है कि इस लॉकडाउन के समय में सारे लोग अभी किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं हैं और कंटिन्यूटी को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिस प्रयास के चलते आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने के शुरुआत जब की थी तब बोर्ड नहीं था, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने बोर्ड का अरेंजमेंट किया क्योंकि उस समय मैं अरेंजमेंट करने की कोशिश की थी लेकिन लॉकडाउन में सारी जो शॉप्स हैं वो बंद थी, इस कारण थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। लेकिन फिर मैं बोर्ड लेके आया आप लोगों के लिए और लगातार आप अपडेट देख रहे हैं। धीरे धीरे और भी अपडेट आता जाएगा, है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट लगातार बना रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, भारत में बहुत सारे क्या हैं, मंदिर हैं, और इन मंदिरों का जो प्रकार है वो क्या हो सकता है, इन मंदिरों का जो टाइप्स है वो क्या क्या है और कितने प्रकार से भारत में मंदिर बनते हैं। उन मंदिरों के जो प्रकार हैं उन प्रकार को क्या कहा जाता है, शैली कहा जाता है या स्टाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सभी शैलियों के बारे में बात करेंगे कि भारत में कितने मंदिर हैं, है ना। बहुत सारे मंदिर हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। मुख्य तौर पर क्या है कि जैसे जब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में मैंने मंदिरों के आपको लोकेशन पढ़ाई होगी, है ना। नहीं पढ़ी तो अभी हम कुछ समय बाद सारी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और उनमें आप इन सभी चीज़ों को बहुत गहनता से समझेंगे। फिर भी मैंने यहाँ एक स्पेशल टॉपिक बनाने की कोशिश की ताकि इस स्पेशलाइजेशन के आधार पर आपको इन तीनों चारों जो शैलियाँ हैं इनमें आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो सकें, क्लियर हो सकें, ठीक है। तो मुख्य तौर पर हमारे भारत में 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। एक और होती है गांधार शैली, तो उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, लेकिन ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नागर शैली में क्या है, नागर स्टाइल में क्या है, देखो मुख्य तौर पर आपको इन बिंदुओं पर बात करनी है। सबसे पहले किसी भी शैली का आपको क्या पता होना चाहिए, विकास पता होना चाहिए कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने किया, है ना। किसने किया, कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि भाई जब उस शैली का विकास हो चुका है, उस स्टाइल का विकास हो चुका है तो वो विस्तार कहाँ कहाँ है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है। तो पहला कि किसने किया है, दूसरा कहाँ कहाँ किया है, मतलब विस्तार कहाँ है, और तीसरा उसकी विशेषता क्या है। भाई जब उस शैली को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसी क्या विशेषता है जिसके कारण हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता रखना है। और चौथा आता है एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल से कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नागर शैली की। नागर शैली का जो विकास है, नागर शैली का जो डेवलपमेंट है, ये होता है स्टार्ट मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर का मतलब होता है मौर्य काल के उत्तर में, जब मौर्य काल खत्म हो रहा था, मौर्य काल जब खत्म हो रहा था, जब अपनी अंतिम चरण सीमा पर था, तो तब मौर्य काल के बाद कौन सा काल आया था, गुप्त काल। तो इसकी जो शुरुआत है वो मुख्य तौर पर गुप्त काल मानी जाती है, मुख्य तौर पर गुप्त काल मानी जाती है। लेकिन अगर गुप्त काल ऑप्शन में ना रहे तो मौर्योत्तर। मौर्योत्तर का मतलब ये है कि मौर्य नहीं, मौर्य खत्म होने के बाद जो उसका अंतिम समय चरण था उस समय मौर्योत्तर और गुप्त काल इन दोनों के समय स्टार्ट हुआ और एक पूर्व मध्यकाल तक चला। मध्यकाल तो आप जानते ही हैं, है ना, आधुनिक काल, प्राचीन काल और मध्यकाल। तो ये सब हिस्ट्री के टाइम पीरियड हैं। ये जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो मौर्योत्तर जैसा कि आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोक और ऐसे बहुत सारे शासक आए और बृहद्रथ पर आकर ये जो मौर्योत्तर काल है समाप्त हो गया। फिर गुप्त वंश आया, गुप्त वंश के बाद
आपने सुना होगा कि श्रीगुप्त नामक व्यक्ति द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की। श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, कुमारगुप्त, ऐसे बहुत सारे शासक आए और उन्होंने गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनकी शैली क्या थी, नागर शैली थी। ठीक है, और बहुत सारे मंदिर बनते गए। अब इनका विस्तार कहाँ था भारत में, लोकेशन क्या थी, तो हिमालय से लेकर, हिमालय आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत के नॉर्थ रीजन में हिमालय है ना। हिमालय रेंज काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई है, जो कि अराकान योमा से लेकर, है ना, आपका तिब्बत हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिंदुकुश पर्वतमाला, है ना, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हिमालय पर्वत बटा हुआ है। हिमालय पर्वत को अलग अलग प्रकार से बांटा है। जैसे मैं बात करूं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, है ना, और आपका तिब्बत हिमालय, असम हिमालय, इस तरीके से भी हिमालय को अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया है। जब एक वीडियो आएगा तो आपको हिमालय भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई दिया करें, आप लोग थोड़ा सा कमेंट दिया करें, ताकि उससे मैं मोटिवेट हो सकूँ और मुझे पता चल सके कि आप लोगों को किस विषय में कितनी जानकारी है, कहाँ आपकी कमजोरी है, उस पर मैं वीडियो बनाऊं, क्या आपको और पढ़ना है अपने स्तर से। तो आप लोग जब तक नहीं बताएंगे तब तक मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा हिचकता हूं। इसलिए आप लोग बताते रहें और मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय से लेकर विंध्याचल। अब विंध्याचल टर्म आ गया, तो विंध्याचल भी आप जानते हैं कि ये विंध्याचल रेंज हमारे मध्य प्रदेश में है ना। विंध्य प्रदेश किस भाग को कहा जाता था, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मध्य प्रदेश को मुख्य तौर पर पार्ट ए, बी और सी, पार्ट ए, बी, सी 3 भागों में बांटा था, जिसमें से कौन सा भाग था जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे, है ना। उसी जो विंध्य प्रदेश है उसको विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से रखा गया है। तो विंध्याचल से लेकर हिमालय तक का जो विस्तार है, मतलब ये नॉर्दर्न क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो नॉर्थ क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो कैसे हैं, नागर शैली के बने हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं देखो, ये मंदिर आपने ऐसे बहुत सारे मंदिर देखे हैं, और सभी मंदिरों में आपने ये सारी जो स्ट्रक्चर है, जो आकृतियां हैं, ये देखी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि किस आकृति को क्या नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कुछ मंदिरों में नीचे चबूतरा बना होता है। क्या बना होता है, चबूतरा। अब चबूतरे को क्या कहते हैं, तो ये आपको नहीं पता होगा। चबूतरे को कहा जाता है जायती। क्या कहा जाता है, जायती। कौन सा चबूतरा, जिस पर आप सीढ़ियों द्वारा इस तरीके से चढ़कर उसके लेवल तक पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जायती। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चबूतरे को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या कहते हैं, जायती। जैसे ही आप चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचते हैं, तो ऊपर पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे मंदिरों में किसी में 1 भवन मिलेगा, किसी में 2 भवन कक्ष मिलेंगे, किसी में 3 कक्ष मिलेंगे, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगे, कक्ष मिलेंगे। तो ये जो कक्ष है ये मंडप कहलाते हैं। शुरुआत के जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं ये मंडप कहलाते हैं। 1 मंडप है तो मंडप कहलाएगा, 2 मंडप हैं तो मध्य मंडप और मुख्य मंडप कहलाएगा, 3 मंडप हैं तो मध्य मंडप, अर्ध मंडप और 1 मंडप कहलाएगा, इस तरीके से। ठीक है। और जब उसके बाद आप मुख्य तौर पर मंदिर में पहुँचते हैं, तो जहाँ मंदिर में बीच में जो मंदिर में भगवान का निवास होता है ना, उसको कहा जाता है गर्भगृह। उसको क्या कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है। जहाँ पर मंदिर में मुख्य तौर पर किसी भी भगवान की मूर्ति होती है ना, वो गर्भगृह कहलाता है। और उसी के ऊपर जो मंदिर की आकृति बनी होती है वो उसका शिखर कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, शिखर। और इनका शिखर कैसा था, ये देखा है, यहाँ इनका शिखर था रेखीय, लीनियर शिखर था, है ना। और गर्भगृह कैसा था, वक्राकार। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, गर्भगृह कैसा है, गोल है। गोल मतलब वर्गाकार, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ गर्भगृह है। शिखर कैसा है, रेखीय फॉर्म में है। और इनके शिखर के ऊपर एक छोटा सा गोल गोल कलश बना हुआ है, जो भी कैसा है, रेखीय है। तो मंदिर के सबसे ऊपर क्या कहलाता है, सबसे ऊपर कलश रहता है। तो आप लोगों को ये पूरी विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो आप एक वीडियो 2 बार 3 बार देखें, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना। आप हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने में याद नहीं होती। एक बार आप पढ़ते हैं थोड़ी सी समझ बनती है, दूसरी बार पढ़ते हैं आपके माइंड में वो स्टोर होने लगती है, और जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। तो प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे रिवाइज़ करें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या हो सकें, क्लियर हो सकें। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कंदरिया महादेव मंदिर क्या है, ये व्यापम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्यापम में
ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कई बार। आप अगर पुराने सेट लगाते हैं तो आप व्यापम के, चाहे आप पटवारी देख लें, चाहे आप एसआई देख लें, चाहे आप कांस्टेबल देख लें, चाहे आप ग्रुप ए, बी, ग्रुप डी, कोई सा भी एग्ज़ाम, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट, कोई सा भी एग्ज़ाम देख लें, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है कंदरिया महादेव मंदिर। तो कंदरिया महादेव अभी तक बस ये पूछा है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है ना, कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग जानते हैं ये कहाँ स्थित है, खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पड़ता है, छतरपुर में पड़ता है। लेकिन आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागढ़ शैली में बना हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जाम्पल है दस अवतार मंदिर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दस अवतार मंदिर, है ना। तो इस मंदिर को आपको बताना है कमेंट करके कि ये कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन जानबूझकर आपको देता हूँ ताकि आप उन सारे क्वेश्चनों को क्या करें, अपने जो स्टडी सोर्स हैं उनमें जाके देखें। जब आप पलटा कर उनको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 2-4 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो भी आपको एक बार में याद हो जाएंगे। और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मैं जब बता दूंगा तो आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन जब आप उसे खुद से ढूंढेंगे, खुद से फाउंड आउट करेंगे तो वो तो आपको याद हो ही जाएगा। उसके साथ साथ 2-4 चीज़ें भी आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा हम बात करते हैं द्राविड़ शैली। नाम से ही स्पष्ट है, द्राविड़ आपको पता है दक्षिण में ये शैली, इस शैली के मंदिर पाए जाते हैं, द्राविड़ शैली। इसकी स्टार्ट होती है पल्लव वंश से। पल्लव वंश के जो राजा थे, है ना, पल्लव वंश से शुरुआत होती है। पल्लव वंश के बाद चोल वंश, है ना, राजेंद्र चोल के बारे में आपने सुना होगा। फिर विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर में आपको पता है हरिहर और बुक्का संगम वंश आपने पता होगा। तो विजयनगर में हरिहर और बुक्का, चोल वंश में राजेंद्र चोल और पल्लव वंश में भी बहुत महान शासक हुए। इस समय इसका विस्तार हुआ। विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कृष्णा घाटी। कृष्णा नदी आपको पता है कहाँ बहती है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी घाटी से कन्याकुमारी तक इसका क्या है, विस्तार है। मतलब ये दक्षिण भारत की पूर्णतः द्राविड़ पूर्णतः मंदिर शैली है। इसमें भी क्या है, गर्भगृह पाया जाता है। वही गर्भगृह मंदिर का मुख्य स्थान जो किस आकृति में है, आयताकार है। शिखर कैसा है, शिखर पिरामिड है। ये देखो, ये शिखर दिख रहा है और ये पिरामिड के आकार का है। पिरामिड के संबंध में एक बहुत बड़ी कहानी है, जिस कहानी को मैं आपको इतिहास में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। तब आप पिरामिड की वास्तविक कहानी को समझेंगे कि ये शब्द कहाँ से आया। ठीक है, तो क्लास को लगातार वॉच कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। गोपुरम देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक क्या है, इन मंदिरों में हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंच रहे थे। इसमें क्या है, इसमें इस तरीके का एक बहुत विशाल दरवाज़ा होगा जो कि बाउंड्री के बाहर होगा, और ये क्या कहलाएगा, गोपुरम कहलाएगा। देखो यहाँ लिखा है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, द्राविड़ शैली में, द्राविड़ शैली के मुख्य द्वार को किस नाम से जानते हैं, तो गोपुरम के नाम से जाना जाता है। गोपुरम से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो छोटा सा भाग मंडप कहलाएगा। एक और अर्धमंडप हो सकता है, मुख्य मंडप हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, किसी में हो भी सकता है। अंदर गर्भगृह होगा। गर्भगृह कैसा होगा आपका, आयताकार होगा। ऊपर उसका शिखर होगा, है ना, और उस शिखर के ऊपर एक छोटा सा भाग होगा जिसे आमलक कहते हैं, जो कैसा होता है, स्पूतनिक होता है। कैसा होता है, स्तूपनिक होता है। ठीक है, उदाहरण में हम बात करते हैं महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर हाल फिलहाल में चर्चा में था, आपको पता है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय भी दिया है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। तेली का मंदिर ग्वालियर में है ना। ये क्वेश्चन व्यापम में कई बार आया है, और एमपी के जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि तेली का मंदिर कहाँ है। तेली का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है। ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ये कहाँ हैं। ये सामान्य क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि इन मंदिरों की स्टाइल क्या है, इन मंदिरों की शैली क्या है। पूछ लिया जाए कि महाबलीपुरम मंदिर क्योंकि चर्चा में रहा है तो करंट से क्वेश्चन आ सकता है, महाबलीपुरम मंदिर किस शैली में निर्मित है, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है, कहाँ है, ये सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ें सभी पढ़ते हैं, ये क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन किस शैली में बना है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। अंतिम हम बात करेंगे बेसर शैली की। बेसर शैली की शुरुआत चालुक्य वंश से होती है। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूट वंश, है ना। राष्ट्रकूट वंश का शासक आपको पता है दंती दुर्ग, और उसके बाद होयसल वंश। इन तीनों वंशों के सहायता के दौरान इस बेसर शैली का निर्माण हुआ। और बेसर शैली को ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेसर शैली एक खुद शैली, स्वयं की शैली नहीं है।
इसे नागर शैली और द्राविड़ शैली को कॉपी करके बनाया गया है। नागर शैली की बहुत सारी विशेषताएं और द्राविड़ शैली की बहुत सारी विशेषताएं, इनको मर्ज करके जब मंदिरों का निर्माण हुआ तो उसको क्या कहा गया? बेसर शैली कहा गया। नागर शैली द्राविड़ प्लस द्राविड़ शैली इक्वल टू बेसर शैली। क्षेत्र क्या है? विंध्याचल से। विंध्याचल आपको पता है कि मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न क्षेत्र है ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ये आपको पता है, रीवा, सतना, पन्ना, ये सभी विंध्याचल में आते हैं। और इससे लेकर आप नीचे तक जाएंगे है ना, आपके मध्य प्रदेश का निचला भाग महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कृष्णा घाटी तक इसका विस्तार है ना। इसके मंदिर की अगर बात करें तो आधार कैसा होता है? आधार इसका द्रविड़ शैली से प्रेरित है। आधार इसका द्रविड़ शैली से प्रेरित है, क्योंकि चूंकि मैंने आपको बताया कि इन दोनों शैलियों का मिश्रण क्या है? बेसर शैली है। सजावट इसकी नागर शैली से प्रेरित है। सजावट इसकी क्या है? नागर शैली से प्रेरित है। और शिखर इसका ढोलकाकार होता है और कहीं कहीं रेखी भी मिलता है। मंडप होता है, एक मंडप के अलावा दूसरा मंडप भी हो सकता है। गर्भगृह इसका छोटा सा होता है, चौकोल, और ऊपर स्पूतनिक होता है, और ये इस तरीके से रेखी होता है क्या? शिखर। कहीं कहीं शिखर आपको इस तरीके से गोलाकार भी मिल सकता है। मुख्य तौर पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। देखो, इन सभी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका एग्जाम्पल। सामान्य तौर पर अभी ये पूछा जाता रहा है कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। मेरे हिसाब से अब जो क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सारे बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल रट के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा कि ये मंदिर किस शैली में बना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो बच्चे को पता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। किसने बनवाया? ये भी बहुत सारे लोगों ने याद कर लिया कि भाई शाहजहाँ ने बनवाया। फिर इसके बाद क्वेश्चन बना कि ये किसके द्वारा बनाया गया, कि कौन थे इसके वास्तुकार, तो ये भी सब ने याद कर लिया, उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन आपसे पूछ ले कि ताजमहल किस शैली में बना हुआ है, तो आप फंस जाएंगे, है ना। बाबरी मस्जिद किस शैली में बनी है, तो आप फंस जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद करती चलनी है। आपको एक भी टॉपिक के आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको वहाँ काम करना है। ऐहोल ये सारे कर्नाटक में है ना। ये सारे जितने भी मंदिर हैं ये सब कर्नाटक में है, मैंने आपको बता दिया। ऐहोल आपसे पूछे तो ऐहोल में एक छोटा सा कुंती मंदिर है ना। बादामी आपने सुना होगा, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, है ना। ये चालुक्य जो है ये 3 प्रकार से बटा था, बेंगी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बातापी के चालुक्य। तो बादामी में भूतनाथ मंदिर स्थित है, और पदक्कल भी पूछा गया है कई बार, ये भी कर्नाटक में है। पदक्कल में विरूपाक्ष मंदिर से भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।